दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों की आज भारत बंद को बिहार के सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी कि आरएलएसपी ने भी नए कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया है। जहां विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि वे बंद में तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने तक लगातार आंदोलन करती रहेगी। आपात और आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। जहां बंद के दौरान आम जनता को कोई भी असुविधा न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन सतर्क है। बिहार में मार्च से मई के बीच पंचायत चुनाव होने हैं। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव अधिकतम 9 चरणों में पूरी कर ली जाएगी। जहां अनुमंडल मुख्यालय में पंचायत आम चुनाव 2021 की मतगणना कराई जाएगी। चुनाव के दौरान जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के जिला अधिकारी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी नामित किया है। जी हाँ, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के तहत आयोग ने उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी है। बिहार में आज होने वाले डीएलएड की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जहां इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पत्र जारी किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक ने सभी जिलों के डीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है। जहां बिहार बोर्ड के पत्र में कहा गया है कि डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण सत्र 2019-21 के प्रथम वर्ष का 8 दिसंबर को 2 पाले में आयोजित होने वाले परीक्षा को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। जी हाँ, बोर्ड ने कहा है कि अब यह परीक्षा 15 दिसंबर को होगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ रहा है। जहां राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहर ठंड के साथ साथ कोहरे की मार को भी झेल रहे हैं। जी हां, मंगलवार की सुबह सीमांचल, मिथिलांचल सहित पूरे बिहार घने की चादर में लिपटा रहा, जिसके कारण यातायात पर काफी हद तक का असर भी पड़ा। जी हां, वहीं बिहार के साथ साथ यूपी के कई शहरों में भी सोमवार की सुबह घन कोहरा छाया रहा। पटना शहर में 21 मार्च 2021 के बाद कोई भी भीख मांगने वाला व्यक्ति सड़क पर नहीं दिखाई देगा। जी समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारण योजना के तहत तय सीमा में भीख मांगने वाले लोगों को रोजगार देकर पटना शहर को भिक्षा वृत्ति से मुक्त बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत समाज कल्याण विभाग सभी भीख मांगने वाले लोगों का डेटाबेस तैयार कर रहा है। जी हाँ, डेटाबेस तैयार करने के बाद लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाकर उसे रोजगार से जोड़ा जाएगा। समाज कल्याण मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि 21 मार्च तक पूरे पटना शहर से भीख मांगने वाले लोगों को मदद पहुंचाकर राहत दी जाएगी। जो सब्जी बेचना चाहे या फिर अन्य कोई रोजगार करना चाहे, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाकर काम दिया जाएगा, ताकि वे भीख मांगने के बजाय रोजगार करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बिहार सरकार अगले साल तक 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। लेकिन लोगों को केवल सरकारी नौकरी पाने की इच्छा से ऊपर उठना होगा। सरकार की कई योजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। लोगों को स्वरोजगार की दिशा में भी काम करने होंगे। एक सभा में 19 लाख रोजगार सृजन संवाद में सरकार के 3 मंत्रियों यानी कि मंगल पांडे, अमरेंद्र प्रताप सिंह और मुकेश सहनी ने अपने विचार रखे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। जी हां, आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी नेताओं की ओर से किसान आंदोलन के खिलाफ बयानबाजी भी जारी है। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि किसान आंदोलन एक राजनीतिक हथकंडा बन गया है और किसानों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि जो बिल भारत सरकार ने लाए हैं, किसानों को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। उनके हितों की रक्षा होगी। किसान और स्वतंत्र रूप से अपने उपज को बेच सकेंगे, अपने खेत में बेहतर उत्पादन कर सकेंगे।
दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां जेडीयू के एक विधान पार्षद को धमकी मिली है। जी हां, बिहार जेडीयू के मुस्लिम नेता और एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी को यह धमकी अंडरवर्ल्ड से मिली है। जी हां, ऐसा उनका कहना है। बलियावी के मुताबिक छोटा शकील का भाई बनकर किसी शख्स ने उन्हें धमकी दी है। गुलाम रसूल बलियावी ने बताया कि धमकी देने वाले शख्स ने मुझसे कहा है कि भाजपा और संघ के लोगों के साथ उठना बैठना बंद करो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। जहां धमकी मिलने के बाद बलियावी इसकी शिकायत करने देर रात ही पटना पुलिस के पास पहुंच गई। उन्होंने पटना के कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद से पटना पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्यपाल कोटे की मनोनयन वाली 12 सीटों के अलावा विधानसभा कोटे की 2 सीटों के अलावा स्थानीय निकाय कोटे की 4 सीटें भी खाली हो गई है। जहां इस तरीके से विधानसभा में 18 सीटें खाली है। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की विधानसभा कोटे की 1 सीट उनके राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने के बाद ही खाली हो गई है, जबकि विनोद नारायण झा के इस बार विधायक बनने के बाद उनकी विधानसभा कोटे की सीट खाली हो गई है। हालांकि इसमें फिलहाल 12 सीटों पर ही जद्दोजहद शुरू हुई है, जहां इन सीटों को भरने के लिए जल्द ही कैबिनेट के स्तर पर निर्णय होने की संभावना है। इन 12 सीटों को भरने के बाद ही शेष सीटों को सिलसिलेवार तरीके से भरने की कवायद शुरू होगी। आरएसएस ने बिहार के लिए अपना नया मिशन तैयार कर लिया है। बिहार में आरएसएस अपनी शाखाओं का विस्तार करेगा, यानी कि बढ़ाएगा। जहां उत्तर पूर्वी क्षेत्र अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। जहां पटना में 5 और 6 दिसंबर को चली इस बैठक में संघ प्रमुख यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत अन्य बड़े संगठन कर्मी शामिल हुए थे, और इसमें बिहार के अंदर शाखा की संख्या बढ़ाए जाने का लक्ष्य तय कर लिया गया है। जी हां, बिहार के साथ साथ झारखंड में अब तक 3000 से अधिक संघ की शाखाएं हैं, लेकिन अब आरएसएस इसका विस्तार करना चाहता है, यानी कि और भी बढ़ाना चाहता है। आरएसएस ने तय किया है कि कोरोना के बावजूद अब गाइडलाइन का पालन करते हुए आरएसएस की शाखाएं नियमित रूप से चलेगी। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 439 लोगों को कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,39,565 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,145 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। जहां राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 170 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार को जारी किए गए ताजा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 573 नए मामले सामने आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने वाले जेडीयू के उम्मीदवारों का गुस्सा अब सहयोगी दल बीजेपी पर निकल रहा है। जहां जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी और एलजेपी की सांठगांठ की वजह से ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। जय कुमार सिंह ने कहा है कि उन्होंने पार्टी फोरम पर सारी बातों को रखा है। जी हां, और अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को लेना है। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह के अलावा कई उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने समीक्षा बैठक के दौरान ये बात रखी है कि एलजेपी के उम्मीदवारों की वजह से ही उनकी हार हुई है। इतना ही नहीं, जेडीयू के हारे हुए उम्मीदवार का यह भी कहना है कि बीजेपी ने एलजेपी को लेकर भ्रम की स्थिति बनाए रखी है। जी हां, नतीजा यह हुआ है कि वोटर कंफ्यूज रहे और बीजेपी की तरफ से साफ मैसेज नहीं होने की वजह से जेडीयू उम्मीदवार की हार हो गई। बिहार में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बावजूद भी तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो वही जेडीयू भी तेजस्वी यादव पर पलटवार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जदयू के नेताओं ने तेजस्वी यादव को लेकर अब नया दावा किया है। जी हां, जदयू के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव जल्द जेल जाएंगे। जहां पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के वंशवेल तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी और वे जेल भी जाएंगे। तेजस्वी यादव किसानों के लिए ढोंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जंगल राज के दौर में नौकरी के नाम पर किसानों की जमीन तरुण के नाम से तेजस्वी यादव ने लिखवा ली। अब वे चिचियाने का काम कर रहे हैं। पटना के कुख्यात रवि गुप्ता को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। जहां रवि गुप्ता की गिरफ्तारी पटना पुलिस के साथ मिलकर एसटीएफ ने की है। जी हां, पटना के दीघा इलाके में रहने वाले रवि गुप्ता के ऊपर 50,000 रुपए का भी इनाम था। रवि गुप्ता की गिरफ्तारी फिल्मी स्टाइल में शादी के मंडप से हुई है। जी हां, कुख्यात रवि गुप्ता शादी करने जा रहा था, लेकिन मंडप के बदले वह हवालात जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि उसका तिलक हो चुका था और हल्दी की रस्में भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को उसके ठिकाने का पता चल गया और एसटीएफ के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रवि गुप्ता कई मामलों में फरार चल रहा था।
बिहार में इन दिनों शादियों की धूम है और ऐसे में कोरोना का पालन करते हुए लोग शादी समारोह में शामिल हो रहे हैं। जी हां, सरकार ने शादी समारोह में शामिल होने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी जारी की थी। जी, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब शादी समारोह में 100 के बजाय 200 लोग शामिल हो सकते हैं। जी हां, सरकार ने पहले 100 लोगों के शामिल होने की गाइडलाइंस जारी किया था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाई गई है। जी हां, केंद्र की नई गाइडलाइंस के बाद बिहार में भी अब लोगों को राहत दी है। राज्य सरकार ने पहले शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 और निर्धारित की थी। जी हां, बाद में इसे संशोधित करके 150 किया गया और फिर अब इसकी समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। लिहाजा केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। 26 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह गाइडलाइंस जारी किया था। हालांकि राज्य सरकार ने इस गाइडलाइंस के बावजूद भी बिहार के लिए 150 लोगों की लिमिट तय की थी। बिहार चुनाव में पटखनी खाने के बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस मुलाकात से कोई भी सियासी बात नहीं बनी है। जाहिर है नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच अभी सियासी डील फाइनल नहीं हुई है। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के जेडीयू में विलय की संभावना से भी इनकार किया है। जी हां, बेगूसराय में आज अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने गए उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात का कोई भी सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बड़ा दावा किया है। जी हां, सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब तक समाज में भेदभाव और छुआछूत आदि रहेगा तब तक लोकसभा, विधानसभा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए। जी हां, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार की प्रशंसा करते हुए आगे कहा कि SC/ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाने पर नरेंद्र मोदी की सरकार को धन्यवाद। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण महात्मा गांधी और अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर पूर्वी चंपारण जिले से सामने आ रही है, जहां स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। STF ने 2 धंधेबाजों को धर दबोचा है, जहां इनके पास से 8 लाख कैश सहित 100 रुपए के आकार के सादे कागजात के बंडल बरामद किए गए हैं। जहां प्रत्येक बंडल के ऊपर 100 का एक नोट है। गिरफ्तार अपराधियों में एक पूर्व पैक्स अध्यक्ष भी शामिल है। जहां मोतिहारी में STF को बड़ी कामयाबी मिली है। STF ने जाली नोटों के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की तरफ से आज यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया है। पिछले 11 दिनों से राजधानी दिल्ली में आकर प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक के बाद भी कोई भी नतीजा निकल कर नहीं आया है। जी हां, 9 दिसंबर को यानी कि कल एक और दौर की बैठक किसानों और सरकार के बीच होने जा रही है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि 8 दिसंबर को यानी कि आज होने वाले भारत बंद का कैसा स्वरूप रहेगा, क्या चालू रहेगा और क्या बंद रहेगा। ऐसे कई सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, तो आइए बताते हैं कि भारत बंद के वो कौन सी सेवाएं चालू रहेगी और क्या कुछ बंद रहेगा। किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का देश के 11 राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। जी हां, यानी कि समर्थन किया है। इसमें शामिल प्रमुख दल कांग्रेस, आरजेडी, ममता बनर्जी की TMC, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, तेलंगाना की सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति और एनडीए की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राजस्थान से सांसद और RLP नेता हनुमान बेनीवाल ने तो यहां तक कह दिया है कि वे 8 दिसंबर के बाद एनडीए के साथ रहने या फिर न रहने पर अपना फैसला लेंगे। जी हां, किसानों की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि भारत बंद के दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक यह देशव्यापी बंद रहेगा। जहां इसके साथ ही सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक पूरी तरीके से चक्का जाम रहेगा। ऐसे में अगर आप इस दिन बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर इन बातों को जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। जहां एम्बुलेंस वगैरह को इस प्रदर्शन के दौरान नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा शादियों की गाड़ियों को भी भारत बंद के दौरान नहीं रोकने का फैसला लिया गया है। 8 तारीख को यानी कि आज सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। चक्का जाम शाम 3 बजे तक रहेगा। दूध, फल, सब्जी पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। शादियों और इमरजेंसी सर्विसेज पर किसी तरीके की कोई भी रोक नहीं होगी। जी हां, भारत बंद के दिन यानी कि आज के दिन किसान संगठनों ने दूध, फल और सब्जी की सेवाओं पर पूरी तरीके से रोक लगाने का फैसला किया है। यानी कि आपको आज इसकी सेवाएं शायद ना मिल पाए। आपको बता दूं कि दिल्ली में प्रदर्शन करने आए किसानों का आज यानी कि मंगलवार को 13वां दिन है। जी हां, 8 दिसंबर यानी कि आज किसानों ने भारत बंद बुलाया है। जी हां, अब तक केंद्र सरकार के साथ किसान संगठनों की 5 दौर की बैठक हो चुकी है। 6ठे दौर की बैठक कल 9 दिसंबर को होगी। जी हां, किसान 3 नए कानून, एक मूल्य उत्पादन और कृषि सेवा अधिनियम 2020, दूसरा आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 और तीसरा किसानों के उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संशोधन और सुविधा अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं।
दोस्तों अब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की कीमत में काफी इजाफा किया गया है। जी हाँ, इनपुट लागत में तेज इजाफा की वजह से टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशन और माइक्रोवेव ओवन इस महीने में के अंत तक 20% महंगे हो सकते हैं। जी हाँ, वायर्स गुड्स कंपनियों के मुताबिक इनपुट लागत में 15 से 40% का इजाफा हुआ है, इसलिए इन उत्पादों के महंगे होने के आसार हैं। जी कंपनी के सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में जिंक, एल्युमिनियम, स्टील, प्लास्टिक और फोमिंग एजेंट के दाम बढ़े हैं। वही समुद्र के जरिए माल ढुलाई भी महंगी हो गई है, जो इसमें 40 से 50% इजाफा हुआ है। दुनिया भर में टेलीविजन पैनल के उत्पादन में कमी आई है और इसके दाम में 30% तक बढ़ चुके हैं। जहां कंपनियों का कहना है कि अब शायद कीमतों में इजाफा को टालना मुश्किल होगा। बिहार में ओवरलोडिंग गाड़ियों को रोकने के लिए जेपी सेतु पुल पर लगाए गए ऑटोमेटिक बैरियर की तर्ज पर बिहार के अन्य प्रमुख सड़क पुलों पर भी ऑटोमेटिक बैरियर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मेगा परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने रविवार को नेशनल हाईवे की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों को कई और आवश्यक निर्देश दिए हैं। जय मंत्री ने कहा कि 10 दिसंबर को कोई लेवर पुल का शुभारंभ होना है। प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा उन्होंने की है। मंत्री ने कहा कि अगले 1 महीने के भीतर पटना रिंग रोड का काम शुरू हो जाएगा, जहां वही आरा मोहनिया रोड का काम 15 दिनों के भीतर शुरू होगा। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार की सरकार को घेरा है, साथ ही बिहार वासियों से घर में ही रहने की अपील की है। जी हां, राबड़ी देवी ने ट्वीट करके कहा है कि बिहार में महाजंगल के महाराजा द्वारा मनोनीत अपराधियों का तांडव राज है। आम जन सावधानी पूर्वक अति जरूरी काम से ही घर से बाहर निकले। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में राज्य में आपराधिक घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। रोजाना अमूमन सभी जिलों में आपराधिक लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिए जा रहे हैं। बिहार में समाज कल्याण विभाग की देखरेख में सभी प्रमंडलीय मुख्यालय सहित 1 दर्जन जगहों पर बनने वाले शेल्टर होम का निर्माण भवन निर्माण निगम के माध्यम से कराया जाएगा। जी हां, समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भवन निर्माण निगम को निर्माण राशि उपलब्ध करा दी गई है। जिन जगहों के जिलाधिकारियों ने जमीन से जुड़ी सभी तरह के औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है, वह निर्माण शुरू कराने की तैयारी है। जहाँ कुछ जगहों पर जमीन के विभागीय हस्तांतरित की प्रक्रिया चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी अपना राजनीतिक पदार्पण भी नहीं कर सकी। जहां खुद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। जहां चुनाव परिणाम आने और एनडीए की सरकार बन जाने के बाद पप्पू यादव लगातार समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच परिणाम को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ने पर्व को भी नहीं बख्शा है, भोली भाली जनता को ठगा है। बिहार की जनता ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं मधेपुरा, कुम्हारा और पटना की जनता के साथ हूं। बाढ़ में पत्नी और पति की परछाई जरूर हुई होगी, लेकिन मैं साथ था। जहां उन्होंने कहा है कि यहाँ के बुद्धिजीवी पर तरस आती है कि उन्हें वोट दिया जो बीमार और उनको छोड़कर भाग गए थे। जहां पप्पू यादव ने इस दौरान कहा है कि सीएम नीतीश कुमार से कहूंगा कि सदन के अंदर हंगामा नहीं करें। मुद्दे पर विपक्ष को घेरने की जरूरत है। 19 लाख रोजगार की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाया, यानी कि मैं लोगों का भरोसा नहीं जीत पाया। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इन्वेस्ट करूं। राजनीतिक कंफ्यूजन के बीच फंस गया। पप्पू यादव ने कहा है कि मैं फिर कुंवारा रह गया, लेकिन मेरा सेवा और संघर्ष बना रहेगा। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी आज पूरे प्रदेश में किसान यात्रा निकालने की तैयारी में है। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज सुबह कन्नौज जाकर किसानों के समर्थन में धरना देने की बात कही थी, लेकिन इससे पहले ही अखिलेश यादव को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया। जी हां, अखिलेश यादव को कन्नौज जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बैरिकेडिंग लगाकर पूरा रास्ता भी सील कर दिया जा चुका है। जहां समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव के आवास पर जाने से रोक दिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरा जा रहा है। दरअसल बिहार में एमएसपी को 2006 में ही खत्म करने के नीतीश कुमार के फैसले ने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। 14 साल पुराना यह कदम राष्ट्रीय जनता दल, वाम दल, कांग्रेस गठबंधन के लिए सरकार को घेरने का बड़ा मौका साबित हो रहा है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव शनिवार को पटना के गांधी मैदान में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों से आंदोलन, किसान यूनियनों
के साथ एकजुटता दिखाने के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे। उन्होंने 14 साल पहले एमएसपी अधिनियम को निरस्त करने के बिहार सरकार के फैसले की जमकर आलोचना की। जहां सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने नए खेत कानूनों के खिलाफ यानी कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ निरंतर आंदोलन के लिए किसानों और श्रमिकों को जुटाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जहां मंडियों का सवाल है वह 2006 में ही बंद कर दिया गया। हालात यह हो गई कि बिहार के किसान खेती छोड़कर मजदूरी करने लगे। जब मंडी खत्म हो गई तो किसान कमजोर होते गए। बिहार में बस 2 फसलों पर एमएसपी है। धान का एमएसपी मात्र 1800 रुपए है। कहीं भी धान की खरीद नहीं हो रही है, लेकिन सीएम झूठ बोलते हैं कि खरीद हो रही है। कितने मूल्य पर किसान से फसल खरीदी जा रही है उसे सार्वजनिक करें। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में उनकी सरकार ने किसान विरोधी बिल को 2006 में ही खत्म कर दिया था। ऐसे में सरकार अगर किसानों से बात करके उन्हें समझाना चाहती है तो फिर किसानों को भी पहल करनी चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष पर निशाना साधा है। जहां रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष के लोग मोदी का विरोध करने के लिए किसी भी प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस का दोहरा रवैया सामने आ गया है। उन्होंने शरद पवार पर भी हमला बोला और कहा कि शरद पवार स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि किसानों की जमीन न बिकेगी न बंधक होगी। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मोदी सरकार का विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, अतीत में अपने काम को भूल गए हैं। अपने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस ने एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करने और सभी प्रतिबंधों से मुक्त निर्यात सहित कृषि उपज का व्यापार करने का वादा किया था। कोरोना काल में न्याय पाने की उम्मीद में भटक रहे आम लोगों के साथ साथ वकालत के पैसे से वकील लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। जी हां, वकील भी परेशान हो गए हैं। बिहार में करीब 1 लाख वकील हैं, लेकिन अदालतों में पिछले करीब 9 महीने से फेस टू फेस सुनवाई नहीं होने के चलते इन पैसे से जुड़े लोगों की आय पर बुरी तरीके से असर पड़ा है। लंबित मुकदमों की संख्या भी बढ़ रही है। जहां राज्य की अदालतों में करीब 3 लाख से अधिक मुकदमे लंबित हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। सिर्फ पटना हाईकोर्ट में ही लंबित मामलों की संख्या 1,65,000 से ज्यादा है, जबकि निचली अदालतों में 29 लाख मामले सुनवाई की प्रतीक्षा में हैं। जी हां, कोरोना के चलते होली की छुट्टी के बाद से ही हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट न्यायालयों में फिजिकल सुनवाई नहीं होने के बराबर हो रही है। इससे करीब 40% वकीलों के सामने रोजी रोजगार की समस्या आ गई है। करीब 60% वकील ही किसी तरीके से रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाने में सक्षम हैं। बाकी के सामने गंभीर चुनौती बनी हुई है। पटना रिंग रोड का निर्माण 1 महीने में शुरू हो जाएगा। जहां ये रिंग बिहटा में बनने वाले नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से शुरू होकर कन्हौली होते हुए नौबतपुर, डुमरी, बेलदारी चक, रामनगर, सबलपुर, बिदुपुर सराय, अस्तिपुर, नया गांव, दिगवरा, शेरपुर होते हुए कन्हौली में आकर मिलेगा। जहां इस परियोजना का काम मुख्य तौर पर 2 चरणों में हो रहा है। इसके लिए अलग अलग पैकेज में काम हो रहा है। पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने नेशनल हाईवे की समीक्षा बैठक के दौरान ये बातें कही है। पटना रिंग रोड का हिस्सा और 14 से 2 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बिहटा सड़मेरा पथ में डुमरी से सड़मेरा के बीच बनी 57 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन हो चुका है। कल सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज एंकर अमित देवगन द्वारा सूफी संत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई की है। अदालत ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में न्यूज एंकर अमित देवगन के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार कर दिया है। जी हां, अदालत ने न्यूज एंकर द्वारा जांच में सहयोग करने की स्थिति में उन्हें बलपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण को मंजूरी दी है। हालांकि जजों ने विभिन्न राज्यों में अमित देवगन के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकों को राजस्थान के अजमेर में स्थानांतरित किए जाने का आदेश दिया है। जी हां, अमित देवगन के खिलाफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 7 एफआईआर दर्ज की गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। जी सुशील कुमार मोदी ने अपने निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए एक तस्वीर शेयर करके इस बात की जानकारी दी है। सुशील कुमार मोदी विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद के बाद अब राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। जी सुशील कुमार मोदी बिहार के ऐसे तीसरे नेता बन गए हैं जो 4 सदनों के सदस्य रहे हैं। इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि 4 सदनों के सदस्य रह चुके हैं।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जहां सरकार से 5 बार बातचीत होने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला गया है, वही किसान आंदोलन को समाज के कई तबकों का समर्थन मिल रहा है। जी हां, सोमवार को यानी कि कल पूर्व और मौजूदा खिलाड़ी कृषि कानूनों के विरोध में अपना अवार्ड वापस करने राष्ट्रपति भवन की ओर जा रहे थे। जहां इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का कई राज्यों के खिलाड़ियों ने समर्थन किया है। जहां किसान आंदोलन के समर्थन में करीब 30 मौजूदा और पूर्व खिलाड़ियों ने अपना सम्मान लौटाने की बात कही थी। पहलवान करतार सिंह ने बताया कि अभी 30 खिलाड़ी मार्च करके राष्ट्रपति को अपना सम्मान लौटाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब और अन्य इलाकों से कुछ और खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहते हैं। जहां दिल्ली में चल रहे कृषि कानूनों के विरोध में कुछ दिनों पहले ही अवार्ड वापस करने की शुरुआत हुई थी। पंजाब के पूर्व मंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सबसे पहले अपना पद्म विभूषण सम्मान लौटाया था। जहां उसके बाद कुछ लेखकों की ओर से साहित्य अकादमी अवार्ड लौटाया गया। जहां किसानों के समर्थन में सिंगू बॉर्डर पर पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने यह कानून वापस नहीं लेती है तो फिर अपना खेल रत्न वापस लौटा देंगे। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसा है। जहां इस बार एक अखबार में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि 15 वर्षों तक बिहार संभालने की बधाई। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीसी करते हुए एक रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा है कि सभी मानकों पर लगातार नीचे से टॉप पर रहने वाले 15 साल के लिए सीएम नीतीश कुमार जी को बधाई। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अपराध, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, प्रदूषण, अप्रवास, विकास, बेरोजगारी और खराब प्रशासन के लिए है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें IIT बी रैंकिंग ऑफ इंडिया सिटीजन का हवाला है और पटना शहर इनमें सबसे पीछे है। इसमें बुनियादी सुविधाओं में टॉप रैंकिंग शहर में पुणे और बॉटम रैंकिंग में पटना दिखाया गया है, यानी कि सबसे नीचे रैंकिंग में। वहीं आर्थिक विकास में टॉप में मुंबई और बॉटम में पटना दर्शाया गया है। इसके अलावा सेफ्टी और सुरक्षा में टॉप में कोलकाता और बॉटम में पटना का नाम है। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में टॉप में कोलकाता और बॉटम में पटना का नाम है। इसके अलावा लिंग भूमि में टॉप में चेन्नई और बॉटम में पटना शामिल है। नए कृषि कानून और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP दिलाए जाने समेत कई मुद्दों को लेकर देश की राजधानी समेत विभिन्न राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार ने धान के लिए 1868 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP घोषित किया है, लेकिन बिहार के सीमांचल सहित मिथिलांचल में भी अभी सरकारी स्तर पर धान की खरीदारी शुरू नहीं हो पाई है। इसीलिए जरूरतमंद किसान बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर है। इन किसानों का धान खरीदने के लिए सीमांचल मिथिलांचल के ग्रामीण क्षेत्रों में सैकड़ों अस्थायी दुकान खुल गए हैं, जहां किसान खुद अपने भाड़ा से धान लाकर 1100 रुपए से 1350 रुपए प्रति क्विंटल बेच रहे हैं। ऐसे अस्थायी दुकान से बड़े बड़े व्यापार थोक में खरीदारी करके ट्रक के माध्यम से दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए पहले चरण के टीकाकरण को लेकर कोल्ड चेन तैयार कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग पहले चरण में केंद्र से मिलने वाले कोरोना वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज में एकत्र करने और उसे जिलों तक पहुंचाने को लेकर तैयार है। यह स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पहले चरण के कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर विभाग में संबंधित संसाधन पर्याप्त है। सूत्रों ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के तहत पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में 3 मंजिले भवन में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है, जहां पहले से ही विभिन्न टीकाकरण अभियानों के तहत अलग अलग रोगों के वैक्सीन रखे जाते रहे हैं। इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता 6 लाख वैक्सीन को एक बार में रखने की है, जहां मुख्य कोल्ड स्टोरेज स्थल से जिलों को उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।